नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों जनता ने एक बड़े वर्ग का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी बनाए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं और बाहर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों लाखों समर्थक उन्हें रिहा कराने की मांग और पाकिस्तान की शरीफ सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त बने हुए हैं क्योंकि इमरान के हजारों लाखों समर्थक इस्लामाबाद को लगभग चारों ओर से घेर चुके हैं। इस वजह से पाकिस्तान में कई शहरों से आज हिंसा की वारदात की खबरें सामने आई हैं। देशद्रोह से लेकर भ्रष्टाचार तक कई आरोपों में गिरफ्तार इमरान खान जेल में बंद जरूर हैं, लेकिन बाहर उनका असर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। खबरों की खबर में आज इसी मुद्दे पर हम पहले बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि क्या ये शहबाज शरीफ सरकार का इम्तिहान है, क्या उस पर इमरान भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे जो इस चर्चा में मेरे साथ लाइव सीधे जुड़ेंगे पाकिस्तान से। हमारा आज का दूसरा मुद्दा सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। महज 8 महिला कमांडिंग अफसर के काम के आकलन के आधार पर इस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने महिला कमांडिंग अफसर्स की दक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है, इसे लेकर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में और ये वास्तविकता से कितनी दूर है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करना चाहते हैं पाकिस्तान की इस बड़ी खबर के साथ, जहां पर इस्लामाबाद को, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद आने जाने के रास्तों को सील कर दिया गया है। हाईवे बंद करने के लिए लगाए गए शिपिंग कंटेनर भी इमरान खान के समर्थकों को रोकने में नाकाम लग रहे हैं। हजारों की तादाद में जुटे इमरान खान समर्थक पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये इस्लामाबाद के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा आज पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों और वहाँ की पुलिस के बीच में। इस्लामाबाद के डी चौक तक ये भीड़ पहुँचना चाहती है और पुलिस है, सैन्य अधिकारी हैं, वो इन समर्थकों को डी चौक पहुँचने देना नहीं चाहते। आपने आज की तस्वीरें देखी और तस्वीरें किस तरीके से परेशान हैरान करने वाली हैं, तफसील से इस बारे में आपको बताता हूँ। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देश भर से आए नेता कार्यकर्ता इस्लामाबाद के बाहर रविवार से जुटने शुरू हो गए थे। उनकी कोशिश इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने की है। इसी कोशिश में इन कार्यकर्ताओं ने आज अपने रास्ते में लगाए गए तमाम बैरिकेड हटाकर या फिर तोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। इसी कोशिश में सुरक्षा बलों के साथ शुरू हुई उनकी झड़प धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। हिंसा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पाकिस्तान के 6 जवानों की मौत भी हो गई। इनमें पाकिस्तानी रेंजर्स के 4 जवान और पुलिस के 2 जवान शामिल हैं। सुरक्षा बलों को 100 से ज्यादा जवान उनके भी घायल हुए हैं। इसके चलते पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में सेना को भी तैनात अब कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के मीडिया के मुताबिक सेना को शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उधर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार हिंसा और ताकत के बल पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में पीटीआई के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और कम से कम 2 के मौत होने की भी खबर आई है। पुलिस ने शुक्रवार से अब तक इमरान खान के 4000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार इमरान समर्थकों को किसी भी हाल में डी चौक नहीं पहुंचने देना चाहती, जो वहां राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का एक बड़ा केंद्र रहा है। इसे कई बार डेमोक्रेसी चौक भी कहा जाता है और हाल में जनता ने इसका नामकरण गाजा चौक भी किया था। ये चौक इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशन चौक के जंक्शन पर है। इसके आसपास कई सरकारी इमारतें हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दफ्तर हैं, संसद है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी इसी इलाके में है। इमरान समर्थक यहां पहुंचकर अपना आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार किसी हाल में ये होने देना नहीं चाहती। उधर अमेरिका ने
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पाकिस्तान के लोगों के अधिकार का समर्थन किया है और पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो मानवाधिकारों और मौलिक आज़ादी से जुड़े पाकिस्तान के कानूनों पर अमल करे। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़पों में सुरक्षा बलों के 100 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर पुलिस के हैं। मोहसिन की बात ये जो आई है उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस वक्त दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनाव है। अगर प्रदर्शनकारी निशाने पर हैं तो पुलिस वाले भी वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि अराजक गुट हिंसा और खून खराबे पर उतारू हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह की अस्थिरता या खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कुटिल सियासी एजेंडे के लिए खून खराबे की घोर आलोचना भी जरूरी है। इस बीच जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई के प्रदर्शनकारियों को डी चौक के बजाय प्रदर्शन के लिए एक अन्य जगह का विकल्प दिया है। इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में संग जानी देने के लिए पाकिस्तान सरकार इन प्रदर्शनकारियों को तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक इमरान भी इसके लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई में इमरान खान से भी ऊपर का एक नेतृत्व है जो ये मानने को तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई के साथ इस मुद्दे के हल के लिए बातचीत जारी है और सोमवार की रात पीटीआई के नेताओं को 2 बार इमरान खान से मुलाकात की जेल में इजाज़त भी दी गई। इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अगला कदम उठाने से पहले वो वैकल्पिक जगह को लेकर पीटीआई के फैसले का इंतजार कर रही है। मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया कि चाहे जो हो जाए वो डी चौक पर प्रदर्शन की इजाज़त कतई नहीं देंगे। उन्होंने इसके लिए कर्फ्यू लगाने तक के संकेत दिए हैं। इस बीच पाकिस्तान के सुरक्षा बल हिंसा में शामिल पीटीआई के कार्यकर्ताओं की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन्स की तस्वीरों का मॉनिटर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले साल 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह से लेकर भ्रष्टाचार तक 100 से ज़्यादा केस दर्ज है, जिनमें से अधिकतर मामलों में उन्हें जमानत भी मिली है। इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान की शरीफ सरकार जानबूझकर उन्हें सियासी बदले की कार्रवाई में निशाना बना रही है। इमरान ने इसके खिलाफ फाइनल कॉल का ऐलान किया, जिसके तहत उनके कार्यकर्ता इमरान की रिहाई के मांग के साथ साथ देश भर की जेलों में बंद पीटीआई नेताओं कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की मांग लेकर अब सड़कों पर हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता ये भी मांग कर रहे हैं कि इस साल 8 फरवरी को हुए आम चुनावों को रद्द किया जाए, जिनमें पीटीआई की मान्यता रद्द कर दी गई थी और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। और पिछले महीने हुए 26वें संविधान संशोधन को भी खारिज करने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जिसमें सरकार को न्यायपालिका से ज़्यादा ताकत दे दी गई थी। रविवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गांडापुर और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के नेतृत्व में इस्लामाबाद के डी चौक के लिए पीटीआई का ये मार्च शुरू हुआ और अब इस्लामाबाद की सीमाओं पर ये हज़ारों कार्यकर्ता जमा हो चुके हैं। इन कार्यकर्ताओं ने रास्ते में लगाए गए कई शिपिंग कंटेनर्स को हटा दिया, लेकिन फिर भी रास्ता साफ नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इस्लामाबाद जाने के लिए पानी के रास्ते का इस्तेमाल किया। अपनी गाड़ियों को लेकर वो नाव के सहारे उन्होंने इस नदी को क्रॉस किया। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में लोगों के जमा होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इस्लामाबाद में भी सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। उधर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि जब तक इमरान को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये मार्च खत्म नहीं किया जाएगा। खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पाकिस्तान में इस साल फरवरी में हुए आम चुनावों के बाद से इमरान खान की पार्टी पीटीआई में नई जान आ गई है। चुनावों से पहले पीटीआई की मान्यता रद्द कर दी गई थी। चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें भी सामने आई। इसके बावजूद पीटीआई के नेता निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। 266 सीटों में से 101 सीटें निर्दलीयों ने जीती, जिनमें 93 इमरान खान की पार्टी के पीटीआई के नेता कार्यकर्ता बताए गए। लेकिन पार्टी की मान्यता न होने के कारण उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए 75 सीटें जीती पीएमएलएन और 54 सीटें जीती पीपीपी ने आपस में समझौता कर लिया। इन दोनों दलों ने ही चुनाव से पहले सेना के इशारे पर इमरान खान को सत्ता से बाहर किया था और एक गठबंधन सरकार बनाकर चलाई थी। पीटीआई के कार्यकर्ता मानते हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए मिली भगत की गई है, जिसमें सेना और उनके राजनीतिक विरोधी सब शामिल हैं। लेकिन नेशनल असेंबली के चुनावों ने पाकिस्तान में इमरान की पार्टी की लोकप्रियता साबित कर दी थी और यही लोकप्रियता पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इस बीच पाकिस्तान में पीटीआई के ताज़ा आंदोलन के बीच चर्चा के केंद्र में जितने इमरान खान हैं, आजकल उतनी ही चर्चा के केंद्र में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक समीक्षकों और जानकारों का मानना है कि जब पीटीआई के नेताओं के सामने आंदोलन को जारी रखना एक चुनौती बना, तब बुशरा बीबी सामने आई और उन्होंने पीटीआई के समर्थकों में नया जोश और उत्साह भरा। इसे लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बुशरा बीबी के हौसले की तारीफ भी की जा रही है। इस बीच ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के चलते श्रीलंका ए क्रिकेट टीम को अपने दौरे के बीच से ही वापस लौटने का फैसला करना पड़ा है। श्रीलंका ए टीम पाकिस्तान शाहीन टीम के साथ एक सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है। श्रीलंका बोर्ड के साथ बातचीत के बाद 50 ओवरों के 2 मैच स्थगित करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। पाकिस्तान के ताज़ा हालात पर ये बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वहाँ के 2 वरिष्ठ पत्रकार, हारून रशीद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी उर्दू के लिए काम कर चुके हैं, और साथ में मेरे साथ हमजा अमीर हैं जो कि एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। थैंक यू हमजा। थैंक यू हारून साहब वक्त निकालने के लिए। आप एक ताज़ा अपडेट हारून साहब पहले मैं आपसे लेता हूँ। ट्वीट्स में आपके लगातार देख भी रहा हूँ, क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद और उसके आसपास, कितना माहौल टेंस है? देखें, जो इमरान खान के हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो डी चौक पहुंच चुके हैं और वहां पर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जो पुलिस है उसने वो जो रेंजर्स हैं उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया है और साइडों पर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ से नए किसी फैसले का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि पीटीआई जो आई डी चौक तक, उसकी एक वजह तो बुशरा बीवी है कि वो नहीं मानी, हालांकि इमरान खान मान चुके थे कि उनको इस्लामाबाद से थोड़ी दूर ये संगजानी का इलाका है, वहां पर धरना देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन बुशरा बीवी ने ही मानी और इन सब को लेकर यहाँ लाई। और उनका मकसद ये था, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो लाशें गिराना चाहती थी और यहाँ लाशों की सियासत करना चाहती थी। और अब उन्होंने कहा है कि लेकिन हम ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी का बेटा इसमें काम आए, तो उन्होंने उनको आने दिया। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने एक कंप्लीट नो की है कि अब इसके बाद कोई मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। तो पीटीआई आ तो गई है और डी चौक में बैठ गई है, लेकिन अब अगर सरकार उससे बात नहीं करती है और जो उसके मांगे हैं उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, तो फिर देखना अब ये होगा कि पीटीआई कब तक डी चौक में बैठ सकती है, क्योंकि सर्दी भी है, हालात भी ऐसे हैं कि जो इर्द गिर्द की मार्केटें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं ताकि उनको वहाँ खुराक या कोई एक चीज़ मैं क्लैरिटी चाहूँगा, क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बुशरा बीबी अब इमरान खान की नहीं सुन रही हैं? इमरान खान मान गए थे लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी, वो लाशें गिरवाना चाहती थी। क्या आपस में ये एक इंटरनल कोई नई स्टोरी भी चल रही है?
देखें, जो कल रात नेता मिलने गए पीटीआई के इमरान खान से, उनमें बुशरा बीबी नहीं थी। और उन्होंने वापस आकर ये कहा कि, और इस तरह की खबरें भी चली कि शायद इमरान खान ने कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है जेल में, जिसमें वो इस बात को तैयार हो गए थे कि संगजानी के मकाम पर हम रुक जाएंगे और वहीं पर अपना डेरा डालेंगे। लेकिन फिर जो पीटीआई के प्रवक्ता हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने टीवी पर आकर एक प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान बिल्कुल मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी ने ओवर रूल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, बात उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक हम डी चौक नहीं जाते। तो ये फैसला यकीनन उन्होंने ओवर रूल किया है और उन्हीं की वजह से ये डी चौक तक आए हैं। अरे वाह, ये तो एक नई कहानी समझ में आ रही है यहाँ बैठ के हमको दिल्ली में। आमिर हमजा, क्या क्या बुशरा बीवी के अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो गए हैं? क्या वो अपनी सियासत में पैर जमाने की कवायद कर रही हैं? आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सुमित, असल में बुशरा बीबी के बारे में हमेशा से ये कहा गया कि वो एक गैर सियासी खातून है, हाउसवाइफ है और घरेलू खातून है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी इज बेसिकली द सेकंड वॉइस ऑफ इमरान खान फ्रॉम अडियाला जेल। क्योंकि उससे पहले अली अमीन गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे धावा बोलने की अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और वो अच्छा खासी तादाद में लोगों को ला चुके हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में एंटर नहीं होते थे। हर दफ़ा वो आते थे और आके बिल्कुल बॉर्डर लाइन से अकेले एक गाड़ी में छुप छुपा के वो सीधा केपी हाउस इस्लामाबाद में आते थे और वहाँ पे उनकी कुछ मुलाकातें होती थी, कभी कुछ घंटों की, कभी कुछ एक आध दिन की, और उसके बाद वो वहीं से ही वापस चले जाते थे। तो हमेशा से हुकूमत ये मजाक उड़ाते रही है कि पीटीआई कभी भी जो बोलती है वो करती नहीं है पूरा। इस बार ऐसा लगा कि इवन बुशरा बीबी की मौजूदगी ना सिर्फ इमरान खान की परछाई बनी, बल्कि साथ साथ ही जो है वो एक यार्ड स्टिक की तरह जो है वो इनके ऊपर भी उन्होंने चेक रखा, अली अमीन गंडापुर के ऊपर, बाकी पीटीआई के लोगों के ऊपर, जो कि पहले आके बिल्कुल बॉर्डर पे आके रुक जाते थे और एंटर नहीं करते थे। अभी भी यही कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ही हैं जिनकी वजह से ये पीटीआई की रैली जो है ये डी चौक के करीब या डी चौक तक पहुंच पाई है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ देर पहले जहां इंटीरियर मिनिस्टर ने डी चौक पे खड़े होके ललकारा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ललकारा कि जी अगर इतनी हिम्मत है तो क्यों इतना कुछ फासले पे खड़े हुए हैं, आइए आगे, हम तैयार खड़े हैं आपको हैंडल करने के लिए, और साथ ही बातचीत के लिए बिल्कुल ना कर दी। साथ ही वहां जहां पे कुछ किलोमीटर पहले जहां पीटीआई के लोग अभी मौजूद हैं, वहां पे लोगों ने ये एक शोर मचाया कि अगर अली अमीन गंडापुर या उमर अयूब खान, जो कि जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली हैं, उनके बारे में कहा कि अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उनके गिरेबानों को हाथ डाल देंगे। यानी कि वहां के लोग भी इतने एग्रेसिव हैं, इस वक्त इमोशनली इतने चार्ज हैं कि वो इस वक्त सिर्फ इमरान खान की या फिर बुशरा बीबी की बात सुन रहे हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक जो लॉन्ग मार्च आई है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, ये एक तरफ जहां इमरान खान की अथॉरिटी को क्लेम कर रही है, वहां पे बुशरा बीबी का भी जो है वो सियासी करियर। एक चीज़ और हमजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या चांसेस हैं कि सरकार बो डाउन करेगी और इमरान खान को रिहा करेगी? कोई डील हो सकती है इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भेजने की, जैसे नवाज शरीफ के वक्त में हुई थी, वो चले गए थे बाहर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। जिस तरह की ये डिमांड्स कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले के इमरान खान की रिहाई तक जो है ये बैठेंगे, ये पॉसिबल लगता नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक तो ये कि इमरान खान को किसी मिलिट्री कोर्ट के थ्रू ट्रायल करके जेल में नहीं रखा हुआ है, उनके ऊपर लीगल केसेस बनाए हुए हैं। सही या गलत की तो बहस बात की है, लेकिन उनको रिलीफ मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा। और साथ ही जो है तो ये क्या भी अभी देखना। कोर्ट से पूरी तरह रिलीफ नहीं मिला है? अभी केसेस चल रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स तो कह रहे हैं कि सब में उनको बेल मिल गई है। जी, उनका ये कहना है कि उनको बेल मिल गई है, मेजॉरिटी बड़े केसेस के अंदर उनको वाकई ही मिल गई है, लेकिन 9 मई को लेके और कुछ और केसेस जो फ्रेशली उनके ऊपर बनाए गए हैं, कोई 8-10 केसेस और बन चुके हैं इन 2 दिनों के अंदर भी, उनके अंदर भी जो है वो इमरान खान को ऑन रिमांड रखा गया है। तो इसीलिए इमरान खान का जो अगर छूटने की पॉसिबिलिटी कोई बनती है तो वो सिर्फ कोर्ट्स के जरिए ही बनेगी। दूसरा तरीका जो नजर आता है, जो कि शायद तहरीक इंसाफ भी फोर्सी करती है, वो बांग्लादेश फॉर्मूला देखती
देखती है, यानी कि लोग बाहर निकलें, सिविल अनरेस्ट क्रिएट हो और वो आके इमरान खान को एक बाहर ओके। रिहा भी करवाएं और मुल्क में एक रजीम चेंज का माहौल भी लेके आ जाएं, जो कि मुझे होता दिखता नहीं है। 30, 40, 50 हज़ार लोग इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर वो डी चौक आ भी गए तो वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वहां पे इंडेफिनिट टाइम के लिए वो धरना दे सकें, जिसकी वजह से अभी ऐसा लगता है कि ये अगर डी चौक आ भी जाएंगे तो इनको तब भी सराउंड कर लिया जाएगा, और सराउंड करने के जी। इरादे में है हुकूमत जो बैठी है। और जितना वो रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं ऑलरेडी अपने बंदों की जाने गवा के, तो लगता ऐसा है कि वो इस वक्त जो है ये एक वॉच एंड वेट एंड वॉच का सिनेरियो चला रहे हैं, जी। जिसमें इनको थका के इनको वापस जाने पे मजबूर करना चाहते हैं। एक हारून साहब, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? कोई डील हो रही है, नहीं हो रही है? अंडरस्टैंडिंग बनी है इमरान खान को एग्जाइल देने की? देखें, इंटीरियर मिनिस्टर की बात अगर आप सुने तो वो तो यही कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगरचे कल तक हुए मुज़ाकरात, 2-3 राउंड्स हुए और उन्हीं के साथ हुए पीटीआई के। लेकिन अब आगे की बात तो वो यही कर रहे हैं कि किसी उसकी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप पीटीआई वालों को सुने, उनके बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया है कि वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि इमरान खान की रिहाई अब काफ़ी करीब है। जी। तो वो तो ऑप्टिमिस्टिक हैं पीटीआई वाले के, उन्होंने डी चौक तक पहुंचकर एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है और अब उसके नतीजे में सरकार पर एक प्रेशर बना रहेगा और वो अल्टीमेटली इसको एग्री करेंगे। लेकिन कोई और दीगर ऑप्शंस भी पर गौर हो रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि जी उनको उनके घर पे बनीगाला में या लाहौर में जमान पार्क में उनको नज़रबंद कर दिया जाए और उसको जेल डिक्लेयर कर दिया जाए और वहां से वो अपनी जो बाकी भी केसेस हैं और जो उनकी सज़ा है वो वहाँ भुगतें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान या पाकिस्तान छोड़कर जाने का या अपने किसी घर में भी जी। नज़रबंद होने को तैयार होंगे। उन पर अगर कोई पाबंदी भी लगती है कि वो बोलेंगे नहीं, मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो वो इसको कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनका सारा नैरेटिव बिल्ड ही उनकी तकरीरों, उनके बयानात और उनकी जो इंटरेक्शन है अपने सपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली, उसी में जी। उनकी जान है और उसी में उनकी पॉपुलैरिटी है। तो अगर वो ये शर्तें मान लेते हैं तो फिर उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और जो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे कि नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के चले गए डील करके और इसी तरह बाकी लोग, तो वो उस तरह का मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उसको एग्री करेंगे। कोई दूसरा राइट। रास्ता ढूंढना पड़ेगा सरकार को उनके साथ डील करने के लिए। जी। हारून साहब, हमजा, आप दोनों का शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सिचुएशन काफ़ी टेंस है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को घेरा गया है, हज़ारों वहाँ पर समर्थक मौजूद हैं। इमरान के समर्थक अपनी ताकत इमरान खान दिखा रहे हैं और शहबाज शरीफ का ये सबसे बड़ा इम्तहान इस वक्त इस्लामाबाद में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। एक ऐसे समय जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, सेना में भी महिलाओं की भूमिका बड़ी है। हालांकि ये भी आसान काम नहीं था। महिलाओं को सेना में कमांड से जुड़ी भूमिका के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से ये रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने एक ऐतिहासिक फैसले से सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का रास्ता साफ किया था। इससे महिलाओं को सेना में कमांड रोल मिलने की शुरुआत हुई। इसके बाद फरवरी 2023 में सेना के एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड ने 108 महिला अफसरों को कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया। सेना में महिला अफसर अब मेडिकल कोर ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस, सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस, इंजीनियर्स और सर्विस कोर में कमांड रोल में की सक्रिय भूमिका में है। महिला कमांड रोल्स में महिला अफसरों की भूमिका को अभी और भी कई आसमान देखने बाकी हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आ गई जो महिलाओं के हौसले, दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, समझदारी और साहस के साथ न्याय करती नहीं दिखाई देती। ये रिपोर्ट सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 8 महिलाओं के कामकाज के अपने व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर तैयार की, जिस पर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने यह रिपोर्ट
सेना की ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को भेजी है, जिसमें 17 कोर, जिसे ब्रह्मास्त्र कोर कहा जाता है, उसकी 8 महिला कमांडिंग अफसर्स के काम की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। लेकिन इस समीक्षा में महिला कमांडिंग अफसरों की कार्य क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। 5 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला अधिकारियों द्वारा कमांड की गई यूनिटों में इंटरपर्सनल चैलेंजेस हैं, यानी पारस्परिक चुनौतियां हैं। आपसी रिश्तों को लेकर गंभीर चिंता की ओर इशारा किया है। अधिकतर मामलों में यूनिट के जवानों और ऑफिसर्स की व्यक्तिगत जरूरतों को लेकर समझ की कमी दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला कमांडिंग अफसर्स के नेतृत्व का तरीका बहुत ही केंद्रीकृत है, यानी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल है। फैसले लेने का तरीका ऐसा है जिसके कारण जूनियर अधिकारी और कंपनी कमांडर खुद को फैसलों में शामिल महसूस नहीं करते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस माई वे और हाईवे तरीके से अफसरों में विश्वास की कमी हुई है। फैसला लेने में कठोर दिखने की कोशिश और जवानों के आग्रहों के प्रति संवेदनहीनता का भी रिपोर्ट में जिक्र है। कहा गया है, महिला कमांडिंग अफसरों को नरम दिल के बजाय कठोर समझा जाए। यह एहसास पैदा करने के लिए वो मानव संसाधन यानी एचआर से जुड़े मामलों में अपने पुरुष साथियों के मुकाबले ज्यादा सख्ती से पेश आती हैं। इससे संतुलित नेतृत्व की कमी होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ मामलों में पक्षपात और अविश्वास बहुत ही साफ दिखा है। इससे यूनिटों के अंदर काफी तनाव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जूनियर अफसरों को उत्साहित करने की बजाय श्रेय लेने के लिए जूनियर अफसरों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों की प्रवृत्ति दिखी है। यह भी कहा गया कि महिला कमांड अफसरों में शिकायत करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जहां छोटी मोटी शिकायतें भी अंदरूनी तौर पर सुलझाने की बजाय सीधे सीनियर कमांडर्स तक भेज दी जाती है। छोटी मोटी कामयाबियों पर जरूरत से ज्यादा खुशी मनाने की महिला कमांडिंग अफसरों की प्रवृत्ति का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अपनी रिपोर्ट में जेंडर इक्वालिटी के बजाय जेंडर न्यूट्रलिटी पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन महिला अफसरों की पोस्टिंग से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी वाली कमांड भूमिका के लिए तैयार नहीं किया है। उन्हें सेना के ऑपरेशनल कामों की जिम्मेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें इन कामों में शामिल जवानों के काम की कठिनाई का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें जवानों के प्रति सहानुभूति भी नहीं होती। कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट जनरल पुरी द्वारा 17 कोर की 8 महिला अफसरों से जुड़ी इस रिपोर्ट में अहम के टकराव, लगातार शिकायतों और सहानुभूति की कमी जैसे कई मुद्दे उठाए गए हैं। एनडीटीवी ने सेना के सूत्रों से इस रिपोर्ट पर बात की तो बताया गया कि जनरल पुरी का अनुभव सेना की 17 कोर की सिर्फ 8 महिला कमांडिंग अफसर्स के काम पर आधारित है, जबकि सेना में 100 से ज्यादा महिलाएं कमांडिंग अफसरों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और यह विचार लेफ्टिनेंट जनरल पुरी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना में कमांड भूमिका में महिलाओं का यह पहला ही बैच है। महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग एक सतत प्रक्रिया है और नेतृत्व की भूमिका के लिए सालों के अनुभव की जरूरत होती है। जो सुझाव दिए गए वो सेना में प्रशिक्षण के मापदंडों में सुधार के लिए हैं, ताकि महिलाओं को सेना के साथ और करीबी से जोड़ा जा सके। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब जुड़ रहे हैं और सेना की पूर्व महिला अधिकारी कैप्टन याशिका एच त्यागी, जो कि करगिल युद्ध में शामिल रही हैं। लेकिन पहले मैं सवाल करना चाहूंगा जनरल सोई से। जनरल सोई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी की चिट्ठी पर आपकी क्या राय है? उनका कहना है कि महिला अफसरों की वजह से सेना में मुश्किलें हुई हैं। जैसे जनरल साहब का ये ऑब्जर्वेशन है कि यूनिट के लोगों की निजी ज़रूरतों का ध्यान रखने के कौशल में इन कमांडिंग अफसर्स में कमी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने काफी सवाल उठाए हैं वुमेन
कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि 108 वुमेन कमांडिंग ऑफिसर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई थी और उनको सिलेक्शन के बाद पद दिया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा एम्पैथी कम होती है, वो अंडरस्टैंडिंग कम रखता है, वो थोड़ा सा भी कोई डर के काम करती है, कोई ओवर इम्पोजिंग होती है, या कोई डिमांडिंग ज्यादा होती है, अपनी ट्रुथ का ध्यान नहीं रखती हैं ज्यादा। तो मेरा ये मानना है कि चेंज में समय लगता है। हालांकि वो ग्राउंड पे कमांडर है, मैं उस चीज पर सवाल नहीं उठाना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से क्या मुश्किलात उनको आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया है तो कहना कि उनको मुश्किलात जरूर आ रही होंगी, लेकिन एक न्यूट्रल पर्सन होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज को समय लगता है। देखिए, ये 108 जो बने हैं, वुमेन ऑफिसर बनी है, ये यहाँ पर शायद इनको पहले कई बार एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता था कि ये फील्ड में पोस्टिंग में नहीं जा रही है, कम पोस्टिंग जाती थी फील्ड में, यहाँ जहाँ ऑपरेशनल एरिया वहां पे कम रहती थी, या ज्यादातर मेल ऑफिसर जो पुरुष ऑफिसर है उनको मुश्किल अपॉइंटमेंट में ज्यादा भेजा जाता था, एक्सरसाइजेज में, टफ टेरेन में, वहां पर इनको हाई एल्टीट्यूड में, वहां पर ये लोग कम रही हैं। और कई जो कोर्सेज बड़े जरूरी होते हैं, जैसे कि जूनियर कमांड, स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड, सीनियर कमांड, वो इन्होंने नहीं किए थे। तो एक जिसको कहते हैं लर्निंग प्रोसेस होता है, वहां पर शायद, क्योंकि ये अचानक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, तो जिसकी वजह से इनको जो बनाया गया है यहाँ इनका एक्सपोजर कम रहा है। एक मेरे हिसाब से समय लगेगा इस चीज को, और उन्होंने भी इस चीज को बताया कि जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कि पोस्टिंग में हम ये नहीं कहें कि महिला है तो इनको ये पोस्टिंग ना दी जाए, या इनको ये ट्रेनिंग ना दी जाए, या इनको यहाँ पर ऑपरेशन में ना भेजा जाए। जी। अगर इस तरह से होगा, प्रोटेक्टेड रहेंगी, तो जो सेना का जो काम है बहुत टफ काम होता है, मुश्किल काम होता है, और अलग अलग जगह पे ऑपरेशन में काम होता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सेना के लिए आगे आ सकते हैं। अगर वो जेंडर न्यूट्रलिटी वाली बात जो उन्होंने भी उठाई है कि हर तरह का उनको एक्सपोजर मिलता है, कश्मीर का भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का मिलता है, हाई एल्टीट्यूड का मिलता है, राजस्थान का मिलता है, लड़ाई का मिलता है, पीस का मिलता है, तब वो जिसको कहते हैं पूरा जस्टिफाई कर पाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि समय के साथ साथ ये सब चीजें ठीक हो जी जाएंगी। जनरल सोई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। एक और ऑब्जर्वेशन रहा जनरल पुरी का कि महिला अफसरों के कारण ही यूनिट के अफसरों में पूर्वाग्रह और अविश्वास बढ़ा है। इस वक्तव्य से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जनरल पुरी? जो यूनिट के अफसरों में अविश्वास बढ़ा है, ये बात जो निकल के आई है, ये इसके बारे में मेरा कहना है कि देखिए, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता है वो एक शीशे के घर में रहता है, सब उसको देख रहे होते हैं कैसा उनका व्यवहार है। यहाँ खाली ऑफिस के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करता, उसका ऑफ परेड व्यवहार, घर के अंदर किस तरह का बिहेवियर, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है कमांडिंग ऑफिसर की। एक नौकरी नहीं कहना चाहूंगा, उसका काम है। मैं तो जब था कमांडिंग ऑफिसर, तो ये हमारे से संन्यास ले लिया था मैंने परिवार से और सब चीजों से, कि अब ये यूनिट ही मेरा परिवार है, ये मेरी जो टीम है यही मेरा परिवार है, यही मेरे सदस्य परिवार के, इनका अच्छा बुरा हर चीज सोचना मेरी जिम्मेदारी है। ये फीलिंग जो अगर आती है तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद क्योंकि ग्राउंड के कमांडर ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है जो अचानक ये बने हैं केस के बाद। तो एक एक्सपोजर की कहीं कमी हो सकती है कि जो अगर हम लोग जब ट्रुप्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, यूनिट के साथ मुश्किल जगहों पे रहते हैं, तब वो देखते हैं कि कैसा लीडर है, किस तरह का इनका हैंडल करता है, मुश्किल समय में क्या हमारे साथ खड़ा होता है। सीनियर ने अगर हमने कोई गलत भी किया है, तो जैसे एक लीडर होता है कि गलती मेरी, अच्छाई आपकी, अच्छा काम किया तो सीनियर के सामने आपकी बढ़ाई, और गलत काम हो गया, गलती होगी तो मैं अपने ऊपर सर पे ले। तो ये हमने फॉलो किया हमेशा। तो इस तरह की जो चीज होती है, इससे भरोसा बनता है, विश्वास बनता है, और ये सब चीजें धीरे धीरे जब सीखता आदमी, लीडरशिप की जो ट्रेनिंग होती है फौज में, वो सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू हो जाती है। जैसे ही पास आउट होते हैं उसके बाद से प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, फिर कोर्सेज होते हैं, वाईओ कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, सीनियर कमांड कोर्स, हायर कमांड कोर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपको उसके लिए तैयार किया जाता है,
और उसके हिसाब से आप समझते हैं, सीखते हैं, तब एक अच्छा लीडर बनते हैं। और जो अच्छा लीडर है सब उस पर विश्वास करते हैं। और ये बात मेरे हिसाब से ये महिला होने की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं शायद लीडर एक्सपोजर की कमी की वजह से, और या कहीं ना कहीं उनको एक जो ट्रेनिंग होना चाहिए उसकी कमी की वजह से हो सकता है। महिला होने की वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लीडरशिप में किसी प्रकार की कमी रह जी। जाएगी। दुनिया में अगर हम देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे महिलाएं हैं। आईएएस में, आईपीएस में भी महिलाएं हैं। और वहां पे काम काफी टफ रहता है। हालांकि आर्मी का काम की टफनेस अलग रहती है, जो ह्यूमन टच यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो ये बात देखते हुए वाकई में ये एक्सपोजर और समय के साथ ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी, मैं ये मानता हूँ। जनरल सोई, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपका क्या अनुभव है, क्या कि ज़्यादातर पुरुष जो ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं वो महिला ऑफिसर्स के साथ काम करने में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, परेशानी आती है, काम करना उनके साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये बात भी निकल के आ रही कि क्या ज्यादातर पुरुष और अधिकारियों को और जवानों को महिला अधिकारियों के साथ काम करने में दिक्कत आती है। ये सब बदलाव का है। जो कोई भी बदलाव होता है उसमें शुरू में रेजिस्टेंस आता है, लोगों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए पहले महिला अफसर नहीं थी, तो ऑफिस में सिर्फ महिलाओं के, पुरुषों के ही वॉशरूम बने होते थे, बाथरूम बने होते थे। ये आई है, फिर एडिशनल बाथरूम बने, या फिर इस तरह के जो अरेंजमेंट करने पड़ते, कमरे इनके लिए हो गए। तो कई चीजें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, इसमें समय लगता है। ये रातों रात नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सेना एक पुरुष बहुल्य ऑर्गेनाइजेशन रहा है लड़ाई में। इस तरह से जैसे पुराना भी हमारा माना जाता रहा है कि पुरुष लड़ाई लड़ते हैं, महिलाएं रहती है। लेकिन हमारे पुराना इतिहास देखा जाए तो झांसी की रानी अहिल्याबाई और कितने ही आजादी की लड़ाई में भी, और पुराने भी कई महिलाओं ने अपने बलिदान दिए, जी। लड़ाई लड़ी। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समय लगेगा इस बदलाव को आने में। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे इनका भी एक्सपोजर होगा और बेहतर ट्रेनिंग होगी, वो वाकई में हर चीज ठीक हो जाएगी। महिला होने की वजह से मुझे जी। लगता नहीं है कि लीडरशिप में या उनको एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी आगे। आज की तारीख में उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। चलिए, शुक्रिया जनरल सोई हमसे बात करने के लिए। आपने अपना व्यू पॉइंट समझाया, लेकिन मेरे साथ अब इस वक्त कैप्टन याशिका त्यागी, जो कि रिटायर्ड कैप्टन हैं, पूर्व सेना में काम कर चुकी हैं, सेना अधिकारी रही हैं। थैंक यू कैप्टन, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो मैंने यही पूछना चाहूँगा आपसे। आपने शायद इस रिपोर्ट का जिक्र देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, जनरल पुरी की जो रिपोर्ट है 8 कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में। आपका फर्स्ट रिएक्शन? थैंक यू वेरी मच सुमित जी, और सभी सुनने वालों को जय हिंद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आज हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस है। इसलिए क्योंकि एक आने वाली जनरेशन गर्ल्स की सोसाइटी किस तरीके से विमेन ऑफिसर्स को देखती है, इसके ऊपर ये डिस्कशन बहुत मायने रखता है। हम यहाँ जो बात करेंगे उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो बहुत सीरियसली इस मुद्दे को हम आज डिस्कस करें। मैंने जनरल पुरी की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ी, और सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में यही है कि ये एक इन हाउस रिव्यू है। ये जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी, ये उनके अपने जो व्यूज हैं 8 विमेन ऑफिसर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। आप देखिए, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी विमेन कमांडिंग ऑफिसर तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर्स कहना चाहिए, क्योंकि राइट। फौज में जेंडर की बात करना इस पूरे इशू को नलिफाई करता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करते हैं। 108 महिलाएं जब कमांडिंग ऑफिसर के पद पे नियुक्त हुई, तो ये सिर्फ 8 कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में वो अपना व्यू दे रहे हैं, जो मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये एक पूरी 108 महिला ऑफिसर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट उन्होंने एक अपना व्यू दिया है। वेरी ट्रू। Right? एग्री विद और यू। दूसरी चीज ये है कि जैसे मेरे से पहले मेजर जनरल सोई साहब बात कर रहे थे,
और उन्होंने कहा कि ये लेडीज अभी आनी शुरू हुई हैं कमांडिंग ऑफिसर्स की पोजीशन पे। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। इसके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि जब विमेन ऑफिसर्स को कमांडिंग ऑफिसर के पोजीशन पे तैनात किया गया, तो उस समय उससे पहले उन्होंने बहुत सारे मैंडेटरी कोर्सेज फौज के द्वारा उन्हें नहीं कराए गए, क्योंकि उस समय फौज ने यह नहीं सोचा कि ये कमांडिंग ऑफिसर्स के पोजीशन पे आएंगी। ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उसके बाद लेडीज के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया। तो मेल ऑफिसर्स के जो कई कोर्सेज चलते हैं जिसमें धीरे धीरे करके उन्हें तैयार किया जाता है लीडरशिप के लिए, लेडीज के लिए वो कोर्सेज नहीं हुए, क्योंकि ये पद्धत उस समय मौजूद ही नहीं थी। बट आई एम सो ग्लैड कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हूं जहां कैलिब्रेशन यानी बदलाव की गुंजाइश हमेशा है। हम एक बढ़िया ओपिनियन को, एक बढ़िया सजेशन को हमेशा वेलकम करते हैं, उसको तोलते हैं, परखते हैं, और उसके बाद आगे के लिए अपना जो भी ट्रेनिंग में बदलाव है वो लाया जाता है। आपको पता होगा कि जब फौज में लड़कियों कैप्टन को त्यागी, 1992 आई एम सॉरी हाँ जी। आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव सो दैट इजीली समझ में आए चीज़ों को। मोनोलॉग से तो चीज़ें कई बार ऊपर निकल जाती हैं। पहली बात तो ये समझाइए मुझे कि जनरल पुरी की जो रिपोर्ट है, ऑब्वियसली 8 ऑफिसर्स के बारे में है, सबके बारे में नहीं है, वो स्वीपिंग कमेंट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि शायद जो नीचे उन कमांडिंग ऑफिसर्स के नीचे जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे जवान हैं, जो कि मेल हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? देखिए, मैं दोबारा उसी सेंटेंस से शुरू करूंगी कि ये एक पर्सनल ओपिनियन है और ये एक इन हाउस रिव्यू है। लेकिन क्योंकि मैंने वो वर्दी पहनी है और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस बात को कर रही हूं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जगह महिला अधिकारी हैं जो अब कमांडिंग ऑफिसर्स के रोल में आ रही हैं। जनरल पुरी के जिक्र आपने किया तो एक दो पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि लेडी ऑफिसर्स बहुत छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करती हैं सीनियर ऑफिसर्स से। तो आप देखिए, फौज में एक चीज हमें बहुत पहले से सिखाई जाती है, पहले दिन से सिखाई जाती है कि कोई भी इनडिसिप्लिन का एक्ट, कोई भी मुद्दे की बात आप अपने तक नहीं रखेंगे और आप उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर आपने गलती करी है, इफ यू हैव फॉल्टेड, देन बी अ मैन एनफ टू एक्सेप्ट इट। तो ये तो मुझे लगता है कि एक चीज एक तरह से ठीक भी है अगर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पिक्चर में रखा। जी। एक और पॉइंट उन्होंने लिखा है कि वो हायर हेडक्वार्टर से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर रही हैं। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि हायर हेडक्वार्टर से आने वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें पूरी तरीके से सीरियसली लिए जाना और अपने हिसाब से उन्हें ट्वीक ना करना, ये भी कमांड की एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। मुझे ये लगता है कि जब हम विमेन ऑफिसर्स की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह से ना करें। दे आर कमांडिंग ऑफिसर्स। राइट। एक चीज जो हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, बस मेरे पास वक्त की कमी है कैप्टन त्यागी। वक्त निकाला आपने, जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ एक इंटरनल रिव्यू है और इसके बेसिस पर चीज़ें को इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। जो बात ट्रेनिंग को लेकर आप कह रही हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएगी जल्दी से जल्दी, ताकि इस तरह के जो छोटे मोटे इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको दूर किया जा सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर इक्वालिटी के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, कि जितना पुरुषों के पास सेना में रहकर उनको पावरफुल बनाया जाता है, एम्पावर किया जाता है, उतनी बात महिलाएं भी कर सकती हैं। ये इसको लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों की खबर जारी है, तुरंत लौट के आते हैं।
बीती 28 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एनआईए की जांच में अर्शदीप डल्ला को लेकर कई खास बातें सामने आ रही हैं। एनआईए के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन अर्श डल्ला को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ मिला हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अर्श डल्ला गैंग को हथियारों की सप्लाई करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कनाडा पुलिस की गिरफ्त में आया अर्श डल्ला कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उसे पिछले साल ही भारत ने आतंकी घोषित किया है। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि अर्श डल्ला न सिर्फ पंजाब के नौजवानों को गैंगस्टर बना रहा था, बल्कि नौकरी के बहाने उनको कनाडा बुलाकर आतंकी गतिविधियों में भी शामिल कर रहा था। चार्जशीट में कई और चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। अर्श डल्ला जो कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता था, अब उसका जानी दुश्मन बन चुका है। वो पाकिस्तान से भारत में हथियार सप्लाई करवाता है और एनआईए ने ये पहली बार साफ किया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार आ रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बम्बिहा गैंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है, देश के बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलता है और इसकी गैंग जो वसूली करती है वो पैसा हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता है, जो आतंकवादी फंडिंग में इस्तेमाल होता है। अर्श डल्ला के खिलाफ 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहा है। वो ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में चलने वाले संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के सारे फैसले ले रहा है। एनआईए ने चार्जशीट में लिखा है, डल्ला जिन नौजवानों को लालच देकर कनाडा बुलाता है, उनके लिए रहने का इंतजाम करता था, हथियारों की ट्रेनिंग भी दिलवाता था। इसके बाद ये लोग पंजाब के बड़े कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने के धंधे में शामिल हो जाते थे। अर्श डल्ला का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला और बम्बिहा गैंग के सदस्य पाकिस्तान से विदेशी हथियारों की तस्करी करते हैं। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक पहुंचाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अर्श डल्ला को भारत से हवाला के जरिए कनाडा पैसे पहुंचते हैं और फिर वो इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन से भी वो बड़ी मात्रा में पैसे कमा रहा है, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होता है। इसके साथ ही भारत में टारगेट किलिंग के अलावा दूसरे जघन्य अपराधों में भी वो शामिल रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आज फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।